ये कहानी एक पहेली की तरह है। एक ऐसे साम्राज्य की जो आसमान छू रहा था और फिर अचानक मानो जमीन पर आ गिरा। ये कहानी है भारत के फाइनेंशियल इतिहास के सबसे नाटकीय, सबसे चौंकाने वाले चैप्टर्स में से एक की। जरा सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसके पास अपने प्राइवेट जेट्स थे, जिसके एक बुलावे पर बॉलीवुड के बड़े से बड़े सितारे नाचने आ जाते थे। एक ऐसा ब्रांड जिसका नाम हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर था, जो करोड़ों भारतीयों के लिए एक तरह से गर्व का सिंबल बन गया था। और वही आदमी, उसी साम्राज्य का मालिक, अचानक जेल चला गया। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतना बड़ा साम्राज्य अर्श से फर्श पर कैसे आ गया? चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी होती है। इसकी भी वैसी ही थी। साल था 1978 और जगह थी उत्तर प्रदेश का शहर गोरखपुर। सुब्रत रॉय ने अपना पूरा कारोबार सिर्फ 2000 रुपए से शुरू किया था। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2000 रुपए से। और उनका टारगेट थे वो लोग जिनका बैंक में खाता तक नहीं था। देखिए, सहारा का मॉडल बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल था। उनके एजेंट्स गांव-गांव जाते, लोगों से छोटी छोटी बचत इकट्ठा करते, उन्हें डेली या मंथली डिपॉजिट स्कीम्स देते और बदले में शानदार रिटर्न का वादा करते। ये पूरा का पूरा मॉडल भरोसे पर चल रहा था और ये चल निकला, बल्कि दौड़ पड़ा। और फिर वो दौर आया जिसे सहारा का सुनहरा दौर कहा जा सकता है। 90s और 2000s में सहारा सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका था। जरा सोचिए, इनके बिजनेस का फैलाव फाइनेंस और डिपॉजिट से शुरू होकर रियल एस्टेट, मीडिया, होटल, यहाँ तक कि आसमान में सहारा एयरलाइंस भी उड़ने लगी। और तो और, इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप और आईपीएल में अपनी खुद की टीम पुणे वॉरियर्स इंडिया। सहारा खुद को कहता था भारत का सबसे बड़ा परिवार, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा जमा करता थे। सुब्रत रॉय अब सिर्फ सुब्रत रॉय नहीं, सहारा श्री बन चुके थे। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, लोगों का एक इमोशनल कनेक्शन था। कहते हैं ना, जब कोई चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है तो उस पर नजर भी पड़ती है। और इस बार नजर पड़ी भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी की। बस यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। तो झगड़ा किस बात का था? असल में सहारा की 2 कंपनियां ओएससीडीज के जरिए लोगों से पैसा उठा रही थीं। अब सहारा का कहना था कि ये एक प्राइवेट प्लेसमेंट है जो कंपनीज एक्ट के अंदर आता है, लेकिन सेबी का तर्क था कि नहीं, ये एक पब्लिक इशू है और इसके लिए हमारी मंजूरी जरूरी है। यहीं से असली कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई। और ये लड़ाई किसी छोटी मोटी रकम के लिए बिल्कुल नहीं थी। बात हो रही थी 24,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम की, जो आम जनता से उठाई गई थी। मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। और फिर साल 2012 में आया वो ऐतिहासिक फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एकदम साफ था। सहारा को 24,000 करोड़ रुपये ब्याज के साथ सेबी के पास जमा करने होंगे। क्यों? ताकि निवेशकों का पैसा लौटाया जा सके। कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि ये पब्लिक इशू ही था और इसमें नियमों को तोड़ा गया था। तो देखिए, 2012 में फैसला आया, लेकिन जब पैसा चुकाया नहीं गया तो 2014 में सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। ये इंडियन कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। इस एक गिरफ्तारी के बाद जिस साम्राज्य को बनाने में दशकों की मेहनत लगी थी, वो ताश के पत्तों के घर की तरह ढहना शुरू हो गया। एक एक करके सहारा की प्रॉपर्टीज जब्त होने लगी, रियल एस्टेट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रुक गए, बड़े बड़े होटल्स और दूसरी कीमती चीजें बिकने लगीं, और वो ब्रांड जिस पर कभी लोगों को फक्र था, उसकी वैल्यू लगभग खत्म हो गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के उठने और गिरने की नहीं है। इस कहानी में हम सब के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए कुछ बहुत जरूरी सबक छिपे हैं। तो क्या है वो सबक? सबसे पहला, अगर कोई स्कीम बहुत ही ज्यादा मतलब अविश्वसनीय रिटर्न का वादा कर रही है तो समझ जाइए कि रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। दूसरा, हमेशा ये चेक करें कि जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो सेबी जैसी किसी संस्था से रजिस्टर्ड है भी या नहीं। तीसरी बात, ब्रांड की चमक दमक से ज्यादा जरूरी होते हैं कागजात। और आखिरी, अपना सारा पैसा कभी भी एक ही टोकरी में ना रखें। सहारा का उदय एक प्रेरणा है तो उसका पतन एक चेतावनी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि पैसों की दुनिया में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, भरोसा होता है। और जब भरोसा टूटता है तो बड़े बड़े साम्राज्य भी ढह जाते हैं।